हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं मनोज सलाह आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये भी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी सारे मेरे साथ में जुड़ जाएंगे और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो वीडियो को लाइक करने का। लाइक करना कोई भी स्टूडेंट ना भूलें। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 88 यानी कि 88वां दिन। इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा है और लगभग जो यूनिट्स है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो उन सब यूनिट्स का फायदा आप ले लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसका फायदा जरूर लीजिएगा। जो ये चैनल फ्री कोचिंग आपको दे रहा है उसका आप आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ आर ने आपको नारा दिया और आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है एग्जाम्प्ट इनकम का। एग्जाम्प्ट इनकम में से क्वेश्चन मैक्सिमम तौर पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम एग्जाम्प्ट इनकम पे अच्छी तरह से वार करने वाले हैं और इस पर फतेह हासिल आज करने वाले हैं। बस एक वादा मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि आप मेरे साथ पूरा इस वीडियो में बने रहेंगे, तभी मैं इस फतेह करने में आपकी पूरी मदद यहाँ पर कर पाऊंगा। इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं। ये भी गुरुजी चैनल का नाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नाम आप सर्च करेंगे तो सिंपली आपको हमारे ग्रुप देखने मिल जाएंगे। फ्री में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी गुरुजी चैट ग्रुप एक स्पेशल स्टडी ग्रुप है जहाँ पे आपको डिस्कशन का फायदा मिलता है, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा मिलता है, गाइडेंस का फायदा मिलता है। तो इस स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने जरूर देखना ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप्स आपके लिए बनाए गए हैं क्विज को लेकर। अब एग्जाम बहुत पास में है, ऐसे में क्विज अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो गया है। पेपर 1 का अलग ग्रुप है, पेपर 2 का अलग ग्रुप है। इसका प्राइस 99, इसका प्राइस 99 और दोनों ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप तो वैसे कॉमर्स के हैं तो दोनों ज्वाइन करेंगे। 149 रखा गया, बहुत मिनिमल प्राइस इसीलिए रखा है ताकि हर कोई स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर ले। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम छक्के मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सारे स्टूडेंट अटेंडेंस लगाना शुरू कर देंगे, कहीं कोई स्टूडेंट अटेंडेंस से रह ना जाए। देखिए, एग्जम्पशन को लेकर पहले मैंने आपको एक बार बताया था भाई, एग्जम्पशन जो है वो डिडक्शन से अलग चीज होती है। आप डिडक्शन को एग्जम्पशन के अंदर इंक्लूड मत कर देना कहीं से भी। तो आप जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको एग्जम्प्ट इनकम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां पर जो लिखा मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वहां पर आपको लिखा मिलता है इनकम विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, एग्जम्प्ट इनकम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अब यहां पर देखो, इनकम टैक्स जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हर एक शब्द का वहां पर मतलब निकल जाता है। अब जो यहाँ पर टोटल इनकम लिखा हुआ है ना, तो आप इस चीज को थोड़ा सा गहराइयों को समझना भाई, टोटल इनकम बेसिकली होती क्या है। आप कहेंगे सर सारी इनकम वही टोटल इनकम, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, डिडक्शन घटाने के बाद में या डिडक्शन घटाने से पहले कौन सी इनकम को टोटल इनकम आप कहोगे। तो यहां पर आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहना चाहते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास में 5 मुख्य हेड हैं। जैसे मान लो आपके पास में सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम है, कैपिटल गेन से आपकी इनकम है, ठीक है, कैपिटल गेन से आपकी इनकम है। उसके बाद में लास्ट आपकी अदर सोर्स से इनकम है। ये 5 सोर्सेज की इनकम है। इन इनकम्स को आप अगर जोड़ देते हो तो ये आपके पास में ग्रॉस टोटल इनकम आती है, ठीक है ना, जीटीआई आती है। इसमें से आप डिडक्शंस को घटा देते हो। डिडक्शंस को आपने यहां पर घटा दिया और उसके बाद में जो आपके पास में आती है ना, वो यहां पर आपकी टोटल इनकम कही जाती है डियर। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कही जा सकती है। एग्जामिनर इन चीजों को यहां पर घुमा देगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर जो लिखा गया है वो लिखा गया भाई, जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है ना, उसे ही हम यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं। अब टोटल इनकम एक तरीके से आपके पास में टैक्सेबल इनकम हो चुकी है कि भाई इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं भाई, टोटल इनकम वो इनकम होती है जिस पर आप टैक्स देते हो, और जिस पर आप टैक्स नहीं देते वो इसका पार्ट बन ही नहीं सकती। तो वो ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो हो गई एक बात है। अब मैं थोड़ी सी डेप्थ वाली बात करता हूँ। एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला किस तरीके से चालबाजियां कर जाता है आप लोगों के साथ में। अब स्टूडेंट जो है वो इस चीज को पढ़कर चला जाता है, अच्छा अच्छा टोटल इनकम का जो पार्ट नहीं होती वो एग्जम्प्ट इनकम हो जाती है। अब वो इस चीज को नहीं समझता भाई, ग्रॉस टोटल इनकम भी तो वर्ड यहाँ पर आ सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ पर कर देगा इनकम विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा यार मैंने तो टोटल इनकम पढ़ा था, ग्रॉस टोटल इनकम तो पढ़ा नहीं था, शायद इसका पार्ट होती होगी, चलो जी इसको नो कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान देखो।
ग्रॉस टोटल इनकम से ही आप टोटल इनकम पर पहुंचे हो। ऐसे में अगर आप टोटल इनकम के अंदर उसे इंक्लूड नहीं कर रहे तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर भी इंक्लूड नहीं करोगे। बेसिकली वो इनकम का पार्ट ही नहीं है आपकी, ठीक है ना, इनकम का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे आपकी इनकम से रफा दफाई कर दिया है। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि डिडक्शन जो है वो किस तरीके से अलग होगी। डिडक्शन आपकी इनकम को कम करने का काम करती है, डिडक्शन आपकी इनकम को कम करने का काम करती है, और एग्जम्पशन आपकी इनकम होती ही नहीं है। तो ये मुख्य रूप से आपने डिफरेंस जरूर याद रखना है। डिडक्शन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम से घटाई जाती है, उसके बाद में टोटल इनकम पर आप पहुंचते हो। टोटल इनकम में से डिडक्शन नहीं घटाई जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से घटाई जाएगी, तब जाके आपके पास में जो बचा हुआ इनकम है वो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम आपके पास में कहा जाता है। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपने समझ ली होगी, ये समझाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये गहराइयां थी, किस तरीके से एग्जामिनर पॉइंट्स को चेंज कर करके आपके सामने डालता है और स्टूडेंट जो है वो वहां पर सोच भी नहीं पाता कि उसका ये आंसर हो सकता है। तो आपने इनकम टैक्स के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मैंने आपको इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन करवाया था पिछले दिनों जब मैं आपके साथ में टेस्ट सीरीज लेकर आया था। उसमें मैंने आपको बताया था भाई देखो 55 साल का एक व्यक्ति है और उसके 3.5 लाख रुपए के तक की इनकम है और असेसमेंट ईयर ये है। तो मैंने आपको सारी चीज बताई थी कि देखो 55 साल जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसके क्या क्या मायने हैं। असेसमेंट ईयर 18-19 लिखा गया, इसके क्या क्या मायने हैं। 3.5 लाख रुपए तक की ही इनकम दिखाई हुई है, इसके क्या क्या मायने हैं। तो ये सारे मायने मैंने आपको बताए थे। तो उसका मतलब ये था कि आप इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो उसे कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई गहराई होगी जिसके कारण आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम देखने पे आंसर कुछ और लगेगा, ध्यान से देखने पर आंसर आपका बदल जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शंस मैं आपको बताऊंगा जो याद करने वाले होंगे। एग्जम्प्ट इनकम आपके पास में इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में लिखी गई है, ये सेक्शन आपने याद रखना है, ये मैं बताना भूल गया था। एग्जम्प्ट इनकम सेक्शन 10 में लिखी गई है। जब आप सेक्शन 10 सर्च करेंगे तो आपको जो डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहली डिडक्शन की, जिसका सेक्शन भी आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1), ठीक है ना, सेक्शन 10 तो एग्जम्प्ट इनकम का होगा और उसमें पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास में एग्रीकल्चर इनकम का है। तो सेक्शन आपको इसका याद रखना है, सेक्शन 10(1). मैचिंग का क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे सीधा सीधा एमसीक्यू भी बना के पूछ सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करता है, मैंने आपसे बोल दिया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है। अब स्टूडेंट ने सोच लिया और उसे पता लग गया, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है और सबसे पहला सेक्शन भी है तो ये तो याद रह भी जाता है। पर एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर डाल दिया एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन अमेरिका। तो अब बताओ ये एग्जम्प्ट होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम पर भार मत दो आप, इक्वल भार आप यहाँ पर इन इंडिया पर भी दो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है। तो कृषि प्रधान देश है, इसीलिए तो इंडिया के अंदर ही एग्जम्प्ट की जाएगी। अमेरिका में जाके खेती करके आओ तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है, वो तो इनकम आपकी इनकम में ही कंसीडर कर ली जाएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होनी चाहिए, तभी वो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट होगी। सेक्शन 10(1) याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूँ। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या इसके पीछे लॉजिक आप मुझे समझा सकते हो क्या कि भाई डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी से हमें मिला है वो एग्जम्प्ट क्यों कर दिया जाएगा, बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, चलो मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ, क्योंकि लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब अचानक से एग्जाम डेट हमारे पास में आगे भी 16 तारीख से एग्जाम है, तो अब मैं इन डेप्थ नहीं जा सकता इनकम टैक्स में अनफॉर्चुनेटली। बट आगे जब भी लेक्चर्स होंगे तो मैं इनकी इन डेप्थ चर्चा आपके साथ में करूँ ताकि आपको मजा आ जाए। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो खैर आप बताओ कि इसका क्या लॉजिक है, इसका चलो लॉजिक मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, बड़ा छोटा सा बात है। चलो जी, आप सभी ने अपना दिमाग लगाया होगा और बताया होगा। देखिए डिविडेंड की जब आप बात करते हो तो आपने जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी थी बीकॉम के अंदर, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी लगती है उसमें बीकॉम फाइनल ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो वहां पर आपने कंपनीज जो पढ़ी थी उसमें आप डिविडेंड टैक्स लगाते थे, ठीक है ना, डिविडेंड टैक्स लगाते थे और वो आई थिंक 20% के आसपास कुछ होता था। तो डिविडेंड पर टैक्स लगा दिया गया है, या टैक्स किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। डिविडेंड पर जब कंपनी ने टैक्स दे दिया है तो जब वो शेयर होल्डर को मिलेगा तो क्या उस पर फिर से गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, क्या नहीं ले सकती है, ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, ये चीज गलत कही जाएगी। इसलिए एक सीधा सा लॉजिक यहाँ पर है कि जिस पर टैक्स लग चुका है उस पर वापस से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा गया। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी होगा तो नहीं मिलेगा।
उसके बाद में बात करते हैं भाई को पार्टनर जो एचयूएफ का है वहां से कुछ सम यहाँ पर मिली है, तो वो भी सेम लॉजिक के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉफिट का भी सेम लॉजिक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको वैसे पता थी, इसका सेक्शन याद मत करना चाहें, लेकिन ये तीन चीजें आप याद कर लेना, और वैसे भी आपको पता ही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये आपके पास में चार मुख्य मुख्य चीजें थी। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया पूरे तरीके से याद रखिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, रिसीव्ड को पार्टनर एचयूएफ, और प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। चलो, उसके बाद में आपके पास में आ गया स्कॉलरशिप। अब जेआरएफ जेआरएफ करते रहते हैं, लेकिन जेआरएफ होती क्या है सर? ये स्कॉलरशिप ही होती है एक तरीके से, ताकि हम पीएचडी कर पाए। तो वहां पर जो आपको पैसे मिलेंगे, मान लो आपको 45,000 पर मंथ का वहां पर मिलता है। अब 45,000 क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा क्या आपका? नहीं सर, वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जी, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 10(16) में। अब आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है इसका सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछ लेते, इसलिए आपको इसका सेक्शन याद करना पड़ेगा, सेक्शन 10(16) स्कॉलरशिप का। एक दूसरी और बात मैं आपके साथ में कर लेता हूं, हालांकि ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा, पर चलो छोटी सी बात है। 45,000 आपको मिला, आपका खर्चा लगा सिर्फ 35,000 का। बताओ 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा। इसका आंसर देखने के लिए हम इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देख, जो चीज जरूरी है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो चीज जरूरी नहीं है वो नहीं लेकर आऊंगा, चिंता मत करना। The full amount of scholarship granted to meet the cost of education is exempted। तो स्कॉलरशिप बेसिकली आपको नहीं देखने मिलेगा, वहां पर आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब जो आपको मिला है पैसा, वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के रूप में मिला, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड नॉट ओनली द ट्यूशन फीस बट ऑल अदर एक्सपेंसिव विच आर इंसिडेंटल टू एक्वायरिंग एजुकेशन। Scholarship may have been given by government, university, board, trust, etc. The exemption is irrespective of actual expenditure। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। incurred by the recipient to meet the cost of education। तो चाहे 35,000 लगे, चाहे 3500 लगे, आपका 45,000 का 45,000 ही यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन जरूर याद रख लेना, सेक्शन 10(16। बात समझ में आ गई क्या? 5 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अभी तक डिस्कस की है। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। पेमेंट रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984 में, आई गेस 2 दिसंबर थी वो तारीख, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा कमेंट में, पर मुझे जैसे याद है मेरी नॉलेज के हिसाब से 2 दिसंबर थी। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को गैस लीक हो गया था, और उस वक्त में जो है वो बहुत सारे जो है वो लोगों को नुकसान वहां पर पहुंचा था। तो उसके तहत एक एक्ट बनाया गया 1985 का, तो उसमें जो यहाँ पर कंपनसेशन मिला है लोगों को, वो जो है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसका सेक्शन जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए भोपाल गैस लीक वाले डिजास्टर की यहाँ पर पेमेंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दी गई है। कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। अब बाढ़ वगैरह में और में कंपनसेशन जो मिलता है वो भी यहाँ पर जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? सेक्शन 10 बीसी 10 बीसी के अंतर्गत ये आता है। सेक्शन याद मत करना है, चलो मैंने वैसे ही बता दिया। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब आप एटीसी की डिडक्शन लेते हैं कि भाई मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया है, तो मुझे इसके एग्जम्पशन दी जाए, तो आपने जो भी सम पे किया होता है प्रीमियम के तौर पर, वो आपको वहां पर एग्जम्पशन दे दी जाती है एटीसी के अंदर। लेकिन जब आप उसे पे कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो वो आपको वापस मिलेगा ना। तो जब भी वो आपको वापस मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट ही होगा, उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन 10(10)D में। अब उस पर टीडीएस वगैरह कटता है वो सब चीज अलग की बात है, पर सेक्शन 10(10)D आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपने खास तौर पे याद रखना है। सेक्शन जो भी होगा वो लिख कर लाऊंगा। अब यहाँ पर एमपी, एमएलए, एमएलसी की बात करते हैं डियर। एमपी की फुल फॉर्म, एमएलए की फुल फॉर्म, एमएलसी की फुल फॉर्म लिखना शुरू कर देंगे, इतने मैं आपको समझाता हूँ। अलाउंस मिल रहा है यहाँ पर एमपीज वगैरह को, सैलरीज वगैरह मिल रही है, तो वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दी जाएगी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कहा जा सकता है, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं, उन सबको जो भी यहाँ पर मिलता है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट यहाँ पर किया गया है। अब जो कानून बनाने वाले हैं वो तो अपने फेवर के लिए ही बनाएंगे ना, तो ये तो सिर्फ लॉजिक वाली बात है ही, इसमें तो कोई दिमाग पे प्रेशर देने वाली बात ही नहीं है। और खबरदार अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये लिख दिया कि सर क्यों ऐसा क्यों है, उनको क्यों दिया जाता है ऐसा अधिकार, तो फिर भाई मेरे से तो हाथ जुड़वा लो, मुझे नहीं पता। इतना सा लॉजिक भी नहीं समझ में आएगा क्या आपको? हाँ चलो जी आगे क्यों बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते इसके बारे में। हाँ
अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड वगैरह दिया तो वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलो जी, सीधी सीधी बात यहाँ पर है। 11वां आपके लिए एग्जाम्पशन है इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल का, अंतरराष्ट्रीय लेवल का सपोर्टिंग इवेंट है। इसके आगे आप लगा लो इन इंडिया, ये भी इन इंडिया की बात है, ठीक है ना, लिखने से रह गया पर मैंने अब लिख दिया है आप लोगों के लिए। इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट इन इंडिया सेक्शन 1039 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। Any specified income which is from such international event and which is notified by central government of specified person from any international event held in India, ये लो जी इंडिया आ ही गया यहाँ पर, shall be fully exempted if, अब conditions क्या है, such event is approved by international body regulating the international support relating to such event। जो भी बॉडी है जो इस इवेंट को करवा रही है वो यहाँ पर अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद में है इट हैज पार्टिसिपेशन मोर देन 2 कंट्रीज, 2 देशों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन इसके अंदर होनी चाहिए। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो नोटिफाई किया हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि 3 कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। जैसे ये नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान की यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो रही है इंडिया के अंदर तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो इसने सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, सिर्फ 2 ही देश यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर विराट कोहली की जो इनकम होगी ना वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अब एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख कर आया, जैसे मान लो कॉमनवेल्थ गेम अगर भारत में होते हैं तो हुए भी थे, तो वो जो इनकम है क्योंकि बहुत सारे देश वहां पर आए हैं, कॉमनवेल्थ को जो करवा रही है वो अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया हुआ है, तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो वहां पर अगर सुशील जी कुछ करते हैं, कुछ गेन करते हैं तो वो उसका वहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर होगा तो आप जानते हैं बहुत सारे देश और वो सब नोटिफाई वगैरह और सब चीज है। तो यहाँ पर आपके लिए सेक्शन याद रखना जरूरी है, मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए सेक्शन इसका आप लोग याद रख लीजिए और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आपके लिए जानबूझकर लेकर आया। अब बात करते हैं, देखिए क्या है एग्जम्पशन की, जब आप बात करते हो ना, एग्जम्पशन की जब बात करते हो एक तो होती है फुल्ली एग्जाम्प्ट और एक होती है पार्शियली एग्जाम्प्ट, ठीक है ना। तो पार्शियली में मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं, बाकी सब तो फुल्लीज वगैरह आपने देख ली, जो भी चीज मिली है सारी की सारी फुल्ली एग्जाम्प्ट है, लेकिन पार्शियली का एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो आपके लिए 12वां पॉइंट हो सकता है। इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब्ड अंडर सेक्शन 64। अब 64 जो है वो क्लबिंग ऑफ इनकम का है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एग्जम्पशन की बात करें तो 64 के साथ रिलेट करते हुए सेक्शन आपके लिए है। सेक्शन 1032 में आपके लिए लिखा गया है, इन केस इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज पेरेंट। अब जो क्लबिंग के प्रोविजन है अगर वो लग जाते हैं और उसमें माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड हो जाती है, तो वहां पर क्या गया था, पेरेंट कैन क्लेम एग्जम्पशन अप टू एक्चुअल इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब, जो भी एक्चुअल इनकम है, या फिर 1500 रुपए, विच एवर इज लेस, जो भी यहाँ पर कम होगी उसका यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। अब जैसे मान लो हमारे पास में भोंदू हलवाई है, ठीक है ना, भोंदू हलवाई हमारे गंगानगर में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो उस वक्त में ये हलवाई हुआ करता था, भोंदू हलवाई इसका नाम था। तो इस भोंदू हलवाई के क्या है कि 2 बच्चे हैं। अब इस भोंदू हलवाई के, चलो मैं अच्छे से समझाता हूं आपको, ये भोंदू हलवाई है, इस भोंदू हलवाई के 2 बच्चे हैं, ये लो। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों के दोनों माइनर हैं यहाँ पर, लेकिन इन दोनों बच्चों ने यहाँ पर कमाई करना शुरू कर दिया है, कमाई करना शुरू कर दिया है। तो अब इनकी कमाई जो है वो या तो इस भोंदू हलवाई के खाते में चली जाएगी या फिर इस भोंदू हलवाई की पत्नी के खाते में चली जाएगी। ये लो जी, इस भोंदू हलवाई की पत्नी, ये इस भोंदू हलवाई की पत्नी है। किस में चली जाएगी इस चीज को हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 में, क्लबिंग में, और उसका थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। भाई अगर इस भोंदू हलवाई की इनकम ज्यादा है इसकी पत्नी से, या फिर इसकी पत्नी की इनकम ज्यादा है इस भोंदू हलवाई से, तो उसी की इनकम के अंदर यहाँ पर इन दोनों बच्चों की कमाई को ऐड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये कहना चाहती है कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके अंदर ही इन बच्चों की कमाई को ऐड किया जाएगा, जिनकी इनकम कम है उसमें नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा किस में होगा, ज्यादा इनकम के अंदर और इनकम जोड़ दिया जाएगा, तब गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो इस भोंदू हलवाई को यहाँ पर इसके माइनर बच्चों की जो एग्जम्पशन है वो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, यहाँ पर देखिए ईच माइनर लिखा गया है। तो इस पहले चुन्नू की 1500 और दूसरे मुन्नू की इसकी भी 1500 यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो दोनों की मिलाकर 3000 की एग्जम्पशन ये मैक्सिमम ले सकता है,
मैक्सिमम एग्जम्पशन ये 3000 की ले सकता है। इस चुन्नू की इनकम 2000 है, इस मुन्नू की इनकम 2000 है, तो 4000 टोटल इनकम भोंदू के अंदर जुड़ गया और 3000 के यहाँ पर डिडक्शन ये ले गया। दूसरा केस आपके लिए कि चुन्नू की इनकम यहाँ पर 1000 रुपए, मुन्नू की इनकम भी यहाँ पर 1000 रुपए, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन 2000 ही जा सकती है, 3000 पर जाकर माइनस में नहीं चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो भोंदू हलवाई जो है वो यहाँ पर भोंदू नहीं है, वैसे तो बड़ा स्मार्ट है ये, पर नाम इसका भोंदू पड़ गया था। और चलो जी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कल्लू हलवाई का छोटा भाई मान लो आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड की बात आई है तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 10-12 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो एटीसी के अंतर्गत आपको डिडक्शन दे जाएगा। जब पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मैच्योरिटी हो गई, मैच्योरिटी होने पर जो लमसम अमाउंट आपको मिली है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। पैसे इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल हो गया, उसका इंटरेस्ट मिला, तो वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ फायदे का सौदा है क्या नहीं। मैक्सिमम रिटर्न्स भरने के दौरान हमें जो देखने को मिलता है ना, वो या तो LIP देखने को मिलती है और या फिर PPF देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है वो SSC यहाँ पर लेता है। तो मैंने आपको बेसिक सी बात यहाँ पर बताई है। बात समझ में आ गई कि आप सभी को जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। ये 13 एग्जम्पशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे तो 70-75 है, 70-75 याद नहीं करनी है आपने, ना ही पढ़नी है, और पढ़ भी नहीं सकते आप लोग इतनी गहराइयों में जाकर। तो ये 13 मैं आपके लिए छांट कर लेकर आया हूं। एक आदि और आप ज्यादा इधर उधर से करना चाहो तो वो कर लेना, लेकिन जो मैंने आपको कराया ये तो आपने डेफिनेटली करनी ही करनी है। सेक्शन 10-12 PPF का यहाँ पर हमारे पास में है, और आगे तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, पता ही था। और यहाँ पर आप जाएं 10-32 में आपके पास में ये है चिल्ड्रन वाली। उसके बाद में आप आगे की ओर जाएं 10-39 में स्पोर्टिंग इवेंट है इंटरनेशनल का। उसके बाद में ये सेक्शंस मैंने आपको बताए थे। भोपाल गैस वाला 10-10 BB में है, और ये डिजास्टर वाला 10-10 BC में है। और ये आप लिखना चाहें तो लिख लो यार, फिर कल को कुछ होना जाए। ये आप लिख लो सेक्शन 10-10 BB, ये सेक्शन 10-10 BC, ठीक है ना। तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना, चलो लिख लो, वैसे ही लिख लो। सेक्शन 10-10D आपने खास तौर पे याद रखना है। तो जो एग्जम्पशन मैंने आपको बताई इस पे खास तौर पे आपने जोर देना है। इन एग्जम्पशन में आपके लिए एक अलग पॉइंट डाल दिया गया सिलेबस में एग्रीकल्चर इनकम का, तो इसको मैं कल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। कल का लेक्चर तो कोई भी स्टूडेंट मिस मत कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आपको सारा लॉजिक करवाऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर चालबाजियां करती है, वास्तव में एग्जाम होता भी है या नहीं होता, तो किस तरीके से इसका सारा कारोबार यहाँ पर चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कल के लेक्चर मेरे साथ में जुड़ेंगे, और इस लेक्चर को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। अगर आपको लगता है कि शायद ने आपके लिए कुछ किया है तो आप इन नंबर्स पे यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नहीं यूज करते तो UPI ID के थ्रू भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चैनल के सपोर्ट में, फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इन टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट अब आपके लिए हो चुका है, सितंबर मंथ अब आ ही गया है, 31 अगस्त तो खत्म ही है। तो अब आपके पास में गिने चुने दिन रह गए हैं, तो जरूर इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिनिमल सी फीस आपके लिए रखी गई है 149 बोथ ग्रुप्स की। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, चैनल को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये वीडियो कैसी लगी है जल्दी से मुझे बताना शुरू करेंगे। सारी चीज आपने नोट डाउन कर ली क्या, और वीडियो को लाइक कर दिया है क्या। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ मत भूलिएगा। अगर आज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का, प्रीमियर्स का सबसे पहले यहाँ पर फायदा ले पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।